हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है जिन की। जिन हमारी फीमेल लीड है और एक कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब करती है। उसके कैरियर की बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ जा रही है, लेकिन आज उसे काम से जल्दी छुट्टी मिल गई थी क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी और सारे कोलीग्स उसे बर्थडे विश करते हुए आज का दिन एंजॉय करने को बोलते हैं। इसके साथ ही जब वो जल्दी छुट्टी करती है तो उसे रास्ते में मिलती है अपनी एक बेस्टी। उसकी बेस्टी का नाम यीरान था। वो उससे कहती है कि आज तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जा रही हो और मेरी विश है कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी भी हो जाए। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली जिन का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जर्लिन है। एक्चुअली जिन तो शंघाई में रहती है जबकि जर्लिन अपनी जॉब के सिलसिले में बीजिंग में होता है और इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आज उसकी बर्थडे मनाने के लिए जर्लिन ने शंघाई आना था और उसे ही पिक करने के लिए जिन ने जाना है। अब यहाँ पर उसकी बेस्टी उसे मशवरा देती है कि प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर लिया करो, अपनी लुक्स देखो, लगता ही नहीं है कि तुम बर्थडे गर्ल हो। प्लीज अपने आप को एक गिफ्ट दो और अच्छा सा पेयर ऑफ हाई हील्स खरीदो। अब उसकी बात जिन के दिल को लग जाती है। वो सीधी शू स्टोर पर जाती है और एक बहुत प्यारे से सैंडल्स अपने लिए चूज कर लेती है। और उसी टाइम पर हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम ग्वांगशी है। ग्वांगशी उसी टाइम पर यूके से अपनी फ्लाइट पकड़कर शंघाई वापस आ रहा था और जैसे ही उसकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग होती है तो वहीं पर ही जिन भी खड़ी हुई थी जर्लिन के वेट में। वो खुद को रेडी कर रही थी। यहाँ पर उसकी लिपस्टिक उसके हैंडबैग में जाने की बजाय नीचे गिर जाती और इस पर नजर पड़ गई थी ग्वांगशी की। वो उसकी लिपस्टिक उठाता है, उसे जाकर देने ही वाला था कि उसका ड्राइवर उसे लेने के लिए आ जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जबकि जिन अपने डैड से कहती है कि मैंने और जर्लिन ने एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कराया हुआ है, इसलिए आज डिनर पर मेरा वेट मत करना। लेकिन थोड़ी ही देर में बेचारी के सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं जब जर्लिन की उसे कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तो शंघाई पहुंचा ही नहीं, मैं तो बीजिंग में ही हूँ। एक्चुअली अचानक से मम्मी डैडी मुझे मिलने के लिए आ गए थे, इसी वजह से मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ा। ये सुनते ही जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि एटलीस्ट तुम थोड़ा टाइम पहले ही मुझे बता सकते थे। वो इस तरह से एयरपोर्ट पर खड़ी उसका वेट कर रही थी और वो था कि उसने फ्लाइट ही नहीं पकड़ी थी। अब वो सैड सी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो अपनी बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट करे। सबसे पहले तो वो यीरान को कॉल करती है, लेकिन वो अपनी मस्ती में पार्टी में बिजी थी और उसकी फैमिली उसकी इस बात को लेकर परेशान ना हो जाए वो उनसे भी कांटेक्ट नहीं करती। और जैसे ही वो रेडियो ऑन करती है तो वहाँ पर भी एक सैड स्टोरी चल रही थी और ये देखते ही बेचारी की और भी हालत खराब हो जाती है। और फिर हमें जिन की फैमिली को दिखाते हैं। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम जीबू था और इसके साथ साथ उसके मम्मी डैडी थे। एक्चुअली ये उसकी रियल मम्मी नहीं थी, बल्कि इनको वो आंटी लान बोलती थी क्योंकि ये उसकी स्टेप मॉम थी। उसके डैड को तो बस यही जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी जर्लिन मेरी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि ऐसे लड़के मिलने आजकल बहुत मुश्किल हैं। एक्चुअली जर्लिन का कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था और वो एक सक्सेसफुल लॉयर भी था। जबकि उसी टाइम पर जिन बेचारी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। सबसे पहले तो अपनी हील्स उतार कर अपना स्नीकर वापस पहनती है और उसके बाद इंस्टेंट नूडल्स उठाकर एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी और इत्तेफाक से वहीं पर ही ग्वांगशी भी पहुंच जाता है। उसके पास बाजू में बैठकर वो खाना खा रहा था। उसे देखते ही वो उसे उसकी लिपस्टिक लौटाना चाहता था कि इतने में जिन को उसके डैड की कॉल आ जाती है और जिन कॉल पर बहुत लंबी बातें छोड़ती है कि मैं जापानीज रेस्टोरेंट में हूँ, बहुत ही रोमांटिक एटमॉस्फेयर है और हर डिश मेरी पसंद की है। और ग्वांगशी बस देख कर हैरान था कि कौन सा रोमांटिक एटमॉस्फेयर इस शॉप में नजर आ रहा है। अब उसने इतने बड़े झूठ बोले थे कि यहीं पर ही उसके मोबाइल की बैटरी भी जवाब दे जाती है। अब उसके डैड परेशान ना हो तो वो फौरन से बाजू में बैठे ग्वांगशी से उसका फोन मांगती है और एक कॉल करने की परमिशन लेती है और साथ में ये कह देती है कि एक्चुअली मैं एक वेटर का फोन लेकर आपको कॉल कर रही हूँ। अब ग्वांगशी ने उसे अपना फोन यूज करने दिया था तो बदले में जिन उसे एक परफ्यूम देती है। ये सैंपल उसने अपनी कॉस्मेटिक कंपनी का अपने हैंडबैग में ही रखा हुआ था और आगे से ग्वांगशी उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन जिन बोलती है कि आई थिंक हमें एक दूसरे का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं। शंघाई इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता हमारी दोबारा मुलाकात भी होगी। और इसके बाद ग्वांगशी अपना बैग उठाता है और अपने अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है।
एक्चुअली वो अपने एक फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहा था। उसका फ्रेंड शन उसका कोलीग भी होने वाला था और उन कुछ फ्रेंड्स ने इकट्ठे मिलकर एक छोटी सी अपनी नई कंपनी स्टार्ट की थी। उधर जिन जब अपना खाना खत्म करती है तो घर एंटर होने से पहले उसने ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया था। वो ये दिखाना चाहती थी मैंने बहुत सारी ड्रिंक भी कर ली है। लेकिन जैसे ही वो आती है डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि किसके साथ ड्रिंक करके आई हो। जर्लिन की कॉल आई थी, तुम्हारा नंबर बंद था, तुम मुझसे नाराज हो गई इतनी छोटी सी बात पर। वो बेचारा परेशान था और देखो उसने तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारे लिए बुके भी सेंड करा है। ये सुनते ही जिन परेशान हो जाती है। एक्चुअली उसे पता था कि डैड को जर्लिन कितना पसंद है और वो ये चाहते ही नहीं थे कि इतना अच्छा होने वाला दामाद उनके हाथ से निकले। लेकिन उसका भाई जीबू वो जान गया था कि ये देखकर वो और भी सैड हो गई है क्योंकि उसे पोलन से एलर्जी थी और उसके इतने पुराने बॉयफ्रेंड को अभी तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ था कि उसे गिफ्ट में रोजेस नहीं भेज सकता। अब बेचारी जिन बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी और इसी तरह से बेचारी की बर्थडे एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे एक कॉल आती है ऑफिस से कि एक इमरजेंसी हो गई है। एक्चुअली जो सेलिब्रिटी उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाई हुई थी उसका एक स्कैंडल बाहर निकला है जिसकी वजह से लोग उनकी कंपनी का भी बायकॉट करने लगे थे। और ये इतनी ज्यादा टेंशन थी कि बेचारी उठती है, जल्दी जल्दी ऑफिस निकलती है और रास्ते में ही तैयार हो रही थी और इतने में वो रियलाइज करती है कि उसके हैंडबैग में उसकी लिपस्टिक भी नहीं है। अब जल्दी जल्दी में जब वो पार्किंग कर रही थी तो उसने चैन की कार को पीछे से ठोक दिया था। लेकिन वो उसे अपना कार्ड देती है और बोलती है कि मुझसे कांटेक्ट कर लेना पर अभी मैं जल्दी में हूँ। इतने में वहाँ से उसे जाते हुए गुआंगशी भी देख लेता है और उसका कार्ड हाथ में पकड़ता है तो उसे उसका नाम पता चलता है कि ये तो यिन है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की हुई थी कि ना सिर्फ उसका नाम, उसका फोन नंबर, इसके साथ साथ उसे ये भी पता चल गया था कि जिस बिल्डिंग में उसका नया ऑफिस है उसी बिल्डिंग में तो यिन भी काम करती है। अब पहले दिन गुआंगशी जाता है और अपने सारे कोलीग्स से मिलता है। वहाँ पर सारे लोग यंगस्टर्स थे लेकिन बहुत एनर्जेटिक दिखाई दे रहे थे। एक्चुअली उन्होंने एक एनिमेशन कंपनी खोली थी और वहाँ पर वो एनिमेशन डायरेक्टर का काम करने वाला था। जबकि उधर यिन बेचारी का बुरा हाल हो जाता है, उसके ऊपर किसी की ड्रिंक गिर गई थी। इसी वजह से वो बेचारी खुद को ड्राई कर रही थी कि इतने में जर्लिन की कॉल आती है और वो उससे बोलता है कि प्लीज मुझसे नाराज ना हो। इवन के उसे मनाने के लिए उसने अपनी मम्मी को भी बुला रखा था। उसकी मम्मी कहती है कि ये सब हमारी गलती थी कि हम बिना बताए ही आ गए, इसलिए प्लीज तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। अब यिन मान तो जाती है लेकिन जर्लिन से कहती है कि प्लीज याद रखना आइंदा मुझे रोजेस मत भेजना। इतने में यिन को कॉल आती है कि आपने मेरी गाड़ी ठोकी थी, उसकी कंपनसेशन कैसे करेंगी। और उसे बुलाने के लिए उन्होंने एक बार में उसको इनवाइट किया हुआ था और वहीं पर ही उसकी मुलाकात गुआंगशी से दोबारा होती है और वो कहता है कि शंघाई इतना भी बड़ा नहीं है। अब इतने में यिन देखती है तो उन सारे कोलीग्स ने अपनी फर्स्ट डे एक पार्टी रखी हुई थी और उसी पार्टी में चन भी बैठा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गाता है, इवन के उसे प्रपोज भी कर डालता है। लेकिन वो बैडली रिजेक्ट हो गया था। इवन के उसकी गर्लफ्रेंड सबके सामने उसकी इंसल्ट करके वहाँ से निकल जाती है। अब यिन सोचती है कि बेचारा मेरे सामने भी इतना एम्बैरस हो रहा है। यहाँ पर वो बैठकर ड्रिंक करने लगता है और फिर बहुत कुछ बोल रहा था। इवन के ये भी कह देता है कि सारी की सारी गर्ल्स एक जैसी होती हैं। ये सुनते ही जो अकेली लड़की यिन वहाँ बैठी थी उसे गुस्सा आने लगता है और वो उसे डांटती है और इसी लड़ाई के बीच उनके दरमियान एक कॉम्पिटिशन भी हो जाता है और वो था ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन। ऑफ कोर्स वो कॉम्पिटिशन तो यिन जीत ही जाती है, लेकिन इन दी एंड वो इतनी ड्रंक हो गई थी कि उसे समझ भी नहीं आ रही थी कि वो दरवाजे की तरफ जा रही है या फिर वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर गुआंगशी उसके पीछे पीछे आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं एक होटल के कमरे में बुरी हालत थी और यहीं पर ही हमारी यिन की आंख खुलती है। वो बहुत एम्बैरस होती है अपनी हालत देखकर और फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाती है, पहनती है और अपना फेस छुपाती हुई वहाँ से भागने की करती है। जबकि गुआंगशी उसके पास उसका कार्ड था, उसने उसे WeChat पर ऐड रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। गुआंगशी शायद उस टाइम पर वॉशरूम में था, इसी वजह से उन दोनों का आमना सामना नहीं हो पाया था। लेकिन जिन अपना फेस तो बहुत छुपाती है, फिर भी एक जगह जहाँ पर वो ब्रश और टूथपेस्ट खरीद रही थी तो उसका आमना सामना अपनी बेस्टी जिरान से हो जाता है और वो फिर वॉशरूम में जाकर उससे शेयर करती है कि मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि शायद वो ज्यादा ड्रंक हो गई थी, क्या उसने चीट तो नहीं करा ना। यहाँ पर आगे से जिरान साफ समझ जाती है कि अपनी कहानी सुना रही है, लेकिन वो कहती है कि अगर रिलेशनशिप ऐसा हो जाए कि दोनों को एक दूसरे पर बोझ लगे और वो तंग हो और नेक्स्ट कोई अच्छा ऑप्शन दिखे तो फिर ब्रेकअप कर लेना कोई चीट करना नहीं होता। जिनको ये सुनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपनी ही स्टोरी सुन रही हो।
फिर भी वो जल्दी जल्दी अपने काम पर तवज्जो देती है और ऑफिस पहुंच जाती है। आज सुबह ही सुबह उन लोगों की मीटिंग थी उसी ब्रांड एम्बेसडर को लेकर। यहाँ पर मीटिंग में दो पोल्स बने हुए थे। एक मेल मैनेजर था जो कि बार बार एक फीमेल कोलीग की बहुत साइड ले रहा था, लेकिन इन दी एंड फिर भी बॉस वो टास्क जिन की टीम को दे देता है। जबकि उसी टाइम पर ग्वांगशी अपने ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि उसके फ्रेंड ने ये सारी वीडियो जो कल रात हुआ था अपने मोबाइल में बनाई हुई थी, और वहां पर जिन ड्रंक होकर बहुत सारी बातें बोल रही थी, बहुत अनोइंग हरकतें भी कर रही थी। वो सारे देखकर बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन ग्वांगशी रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप लोगों ने इंजॉय कर दिया हो तो प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दें, ये लीक नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं इस लड़की को जानता हूँ। अब वो उसे कैसे जानता है तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उसका कोलीग ये वीडियो डिलीट करने के बदले उससे काफी सारा काम कराने का वादा भी ले लेता है। उधर जिन को दिखाते हैं वो अपने एक बॉस से साइन कराने के लिए उसके ऑफिस में जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पर देखती है तो बहुत ठरकी टाइप का था और उसकी दूसरी कोलीग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जिन उससे भी वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करना भी जानती थी और दूसरों से फासला रखना भी। और उसके बाद हमें ग्वांगशी को दिखाते हैं। आज वो कुछ शॉपिंग करता फिर रहा था, कुछ गिफ्ट्स लिए थे क्योंकि आज उसने एक फैमिली डिनर पर जाना था। जबकि उसी टाइम पर हमें घर पर आंटी लान को दिखाते हैं। वो जिन के डैड के साथ काफी एक्साइटेड बैठी हुई थी क्योंकि आज उनका बेटा आना था जिसका नाम लेली था। और वो जैसे ही आता है तो हमें पता चलता है कि ये तो सरप्राइज था। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि ग्वांगशी ही था, यानी कि ग्वांगशी और जिन दोनों ने बचपन एक साथ गुजारा था और वो उसका कजन था और चाइल्डहुड फ्रेंड भी। यहाँ पर ग्वांगशी सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया था और वो लोग जिन को भी आवाजें देते हैं। जिन बाहर निकलती है, उसे अपने कॉन्टैक्ट लेंस ही नहीं मिल रहे थे, उसके भाई ने इधर उधर कर दिए थे। तो यहाँ पर उसके करीब आता है ग्वांगशी जो उसकी हेल्प करता है ग्लासेस उठाने में, और उसे वहाँ देखकर वो सरप्राइज रह गई थी। उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जिस लड़के के साथ उसने कल ड्रिंक किया है और पता नहीं होटल में वो कैसे पहुंच गई थी, वो उसका अपना ही कजन निकलेगा। अब वो बेचारी एम्बेरसमेंट के मारे काफी देर तक पहले तो वॉशरूम में घुसी रहती है और उसके बाद बाहर आती है तो पता चलता है कि यही तो ली है जो कि बहुत साल यूके रहने के बाद अब वापस लौटा है। यहाँ पर बातों बातों में ग्वांगशी कह बैठता है कि मैंने जिन को पहले भी देखा है और हमारी ही तो बिल्डिंग में इसका भी ऑफिस है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी और बोलता, वो फौरन से उसकी प्लेट भरने लग जाती है, इतनी ओवरलोड कर देती है और साथ में बोलती है कि प्लीज खाने पर तवज्जो दो और बोलो कम। वो नहीं चाहती थी कि उसका कल वाला सीक्रेट उसकी फैमिली पर रिवील हो। अब जब ग्वांगशी का वहाँ से जाने का टाइम आता है तो सबको पीछे छोड़ जिन कहती है कि इसको सी ऑफ मैं ही करूंगी, और बाहर ले जाते ही उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुमसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। अब वो उसे पकड़कर अपने साथ पार्क में लेकर जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारी कजन हूँ तो तुमने बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि मैंने कल रात बताया तो था, लेकिन शायद तुम्हें कुछ याद नहीं कि कल क्या क्या हुआ था। अब ये सुनते ही फौरन जिन भी क्यूरियस हो जाती है और उससे पूछती है, हाँ मुझे बताओ, मुझे वाकई कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर ग्वांगशी उसे बताता है कि तुम ड्रंक हो गई थी, सड़क किनारे बैठ गई थी। पहले तो तुमने आइसक्रीम खाने की जिद करी और जब आइसक्रीम खिलाई तो उसके बाद तुम कहती थी कि मैंने घर नहीं जाना वरना डैड मुझे इतना ड्रंक देखकर बहुत मारेंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें भी कैरी किया और अपने साथ एक होटल में ले गया। और जितनी देर वो बेचारा उसे पिगी बैग कैरी करके जा रहा था, वो सारा रास्ता जिद करती रही थी कि अभी तो मैं और भी ड्रिंक कर सकती हूँ। और फिर आगे की स्टोरी वो बताता है कि असल कहानी तो फिर शुरू होती है। वहाँ पहुँचते ही तुम शोर मचाने लगी थी कि गर्मी बहुत है, एसी तेज करो। एसी तो फुल पर था, उसके बाद तुमने अपना कोट ही उतार दिया। वो कहता है कि मैंने बहुत अपनी आंखें और अपनी नजरें बचाने की कोशिश की, मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लेकिन तुम आई पीछे से मुझे हक कर लिया, मेरे कान के करीब आई। और फिर इससे ज्यादा ये नहीं सुन सकती थी। वो कहती है कि प्लीज बस कर दो, लेकिन आगे से ग्वांगशी उसे बहुत टीज करता है और कहता है क्लाइमैक्स तो अभी अब आना है, आगे तो सुनो क्या हुआ। और उसने उसके कान के करीब आकर कहा था कि मैं वॉमिट करना चाहती हूँ। अब वो बेचारा वॉमिटिंग कराने में भी उसकी हेल्प करता रहा था और इसके साथ साथ वो कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी कहती थी कि मैं टेरिबल लग रही हूँगी। लेकिन ग्वांगशी ने उसे बोला था कि मुझसे पूछो तो इस वक्त तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लग रही हो। और साथ ही साथ इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड की यादें आने लगी थी और वो रोने लगी थी कि तुमने मेरा इतना क्यों खर्चा कराया, अगर नहीं आना था तो मुझे पहले ही बता देते। और फिर उसके बाद तुम सो गई थी। अब ये सुनते ही जिन कहती है थैंक्स गॉड। और ग्वांगशी उसे छेड़ने लगता है कि और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि और क्या हुआ होगा।
अब वो उसके कान खींचती है और कहती है कि ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहना चाहिए, लेकिन गुआंगशी कहता है एक और भी सीक्रेट है और वो ये है कि तुम कराटे लेती हो। अब उसके बाद वो उसे सी ऑफ करने के लिए उसके साथ साथ जा रही थी और गुआंगशी उसे यकीन दिला देता है कि ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पता है, जब हम छोटे थे तो मुझे बुली बॉय से तुम्हें तो बचाया करती थी, तो अब तुम्हारा सीक्रेट मैं बचाऊंगा। लेकिन गुआंगशी बहुत क्यूरियस लग रहा था। वो जानना चाहता था कि किसकी खातिर इसने इतने पैसे खर्च किए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बताती, वहाँ पर सामने एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से वही लॉयर ज़र्लिन निकलता है और आते ही जिन से पूछता है कि तुम आप भी मुझसे नाराज हो, तुम फोन क्यों घर पर छोड़ कर आई। और यहीं पर गुआंगशी को पता चलता है कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। अब गुआंगशी तो अपने रास्ते पर बेचारा निकल जाता है और जिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर चली जाती है। और ज़र्लिन ने जिन को मनाने के लिए डिग्गी में दोबारा से रोजेस भर के रखे हुए थे और ये देखते ही जिन को काफी गुस्सा आता है कि क्या इसे मेरी थोड़ी सी भी केयर है, ये मेरी बातों पर तवज्जो ही नहीं देता कि मुझे इनसे एलर्जी है। अब जब गुआंगशी घर आता है तो पहले ही आंटी लान उसका वहाँ पर वेट कर रही थी। उससे पूछती है कि तुम ज्यादा ही लेट हो गए थे, तो वो बताता है कि एक्चुअली रास्ते में ज़र्लिन मिल गया था। और अब अपनी मम्मी के थ्रू से पता चलता है कि एक्चुअली ज़र्लिन और यिन दोनों 4 साल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। छोटी सी उनकी थोड़े दिनों पहले लड़ाई हुई थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है और वो यही आशा करते हैं कि इसी साल उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। एक्चुअली आंटी गुआंगशी को पैसे वापस करने के लिए आई थी। वो चोरी चोरी अपनी मम्मी के पास पैसे रखा आया था, लेकिन वो कहती है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं और तुम कोई पराये नहीं जो हमें खाने के पैसे देकर आए थे। अब आंटी लान तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जिन और उसके बॉयफ्रेंड का सुनकर गुआंगशी बहुत सैड हो जाता है। एक्चुअली वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ही जिन के लिए फीलिंग्स रखता था और उस दिन जब उसने उसे एयरपोर्ट पर देखा तब भी उसका फर्स्ट लव जाग उठा था। लेकिन उनके इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। कि अब ज़र्लिन और जिन दोनों डिनर पर गए हुए थे। यहाँ पर जिन अपनी पसंद से अपनी मर्जी का कोई सिंपल सा ऑर्डर करना चाहती थी, लेकिन ज़र्लिन उसे अपनी पसंद का ऑर्डर भी नहीं करने देता, बल्कि उससे कहता है कि कभी कभार तुम भी सी फूड खा लिया करो और एक एक्सपेंसिव सी डिश उसके लिए मंगवा लेता है। यहीं पर वो उसे बताता है कि एक्चुअली मैं अब अपनी फर्म का पार्टनर बन चुका हूँ। उसकी प्रमोशन हो गई थी, लेकिन ये उसके लिए ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि उनके बीच काफी फासले बढ़ चुके हैं और उसकी ये भी वजह थी कि एक्चुअली ज़र्लिन ने शंघाई से जाते हुए उससे वादा किया था कि मैं बस एक टास्क पूरा करके जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो हमेशा के लिए बीजिंग का ही होकर रह गया था। और वो उसे ये भी कहता है कि कल रात को हमारे क्लाइंट ने डिनर दिया है जिसमें मेरे सारे कोलीग्स आने वाले हैं, इसलिए कल अच्छी सी ड्रेसिंग करके तुम रेडी हो जाना और 7 बजे हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। मैं ऑफिशियली तुम्हें अपने कोलीग से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि जिन अपने काम पर थी और यहीं पर ही उसकी मुलाकात होती है गुआंगशी से। और वहीं पर एक कोरियर आता है जो उसे दोबारा से एक बुके गिफ्ट करने के लिए आया था उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से। दोबारा से रोजेस थे और ये पास आते ही उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। गुआंगशी उससे दूसरी तीसरी दफा मिला था, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि ये उससे एलर्जिक है। लेकिन हैरत की बात थी, इतने सालों का बॉयफ्रेंड वो बार बार उसकी बात को इग्नोर करके उसे रोजेस क्यों गिफ्ट कर रहा था। अब जब यिन अपने काम पर थी तो वहाँ पर एक इमरजेंसी बन जाती है। वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ क्लाइंट्स को सैंपल्स भेजने थे, लेकिन वहाँ की पैकिंग के बीच उन्होंने वही ब्रोशर रख दिया था जिस पर उसी सेलिब्रिटी की फोटो थी जो कि अब बैन हो चुकी थी। तो अब उनके लिए काफी टेंशन बन जाती है और अब ये काम करना ऑफ कोर्स यिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो कहती है कि काम खत्म करने के बाद मैं ओवर टाइम में ये सब हैंडल कर लूंगी। इतने में दोबारा से ज़र्लिन की कॉल आती है जो उसे टाइमिंग याद दिलाती और कहता है कि अच्छी सी तैयार होकर आना। लेकिन वो उसे बताती है कि मुझे अर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है जिसकी वजह से शायद मैं आज ना आ सकूं। लेकिन वो कहता है आना तो तुम्हें जरूर पड़ेगा, जब भी काम खत्म हो तुम फौरन से आ जाना। अब शाम को बिल्डिंग के नीचे यिन का और गुआंगशी का आमना सामना होता है और यहीं पर ही उसे पता चलता है कि वो आज ओवर टाइम कर रही है। गुआंगशी का मन ही नहीं करता कि उस बेचारी को अकेले काम करने दे, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके ऑफिस की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर यिन वो सारे गिफ्ट्स भी पैक करे जा रही थी और उसके साथ साथ खुद को इजी फील कराने के लिए वो म्यूजिक ऑन करती है और बहुत कूल स्टाइल में डांस करने लगती है। अब शीशे के पीछे से उसे गुआंगशी भी देख रहा था। जब यिन को रियलाइज होता है कि वो उसे देख रहा है तो वो काफी शर्माती है, खुद को पहले सेट करती है और उसके बाद आकर दरवाजा खोलती है। यहाँ पर यिन को काम करते हुए पेपर कटर से एक छोटा सा कट लग गया था, तो गुआंगशी उसे बैंडेज लगा देता है। अब वो उसकी काम में बहुत सारी हेल्प कराता है और उनका सारा काम आधे टाइम में फिनिश हो गया था।
इतने में उसकी एक जूनियर भी पहुंच जाती है उसकी हेल्प कराने के लिए, और उसको जैसे ही जिन वहाँ पर देखती है तो फौरन से ग्वांगशी को डेस्क के नीचे छुपा देती है और उससे कहती है कि काम तो खत्म हो गया, अब हम दोनों इकट्ठे यहाँ से चलते हैं। अब वो लाइट्स ऑफ करती है, डोर लॉक करती है और उसके साथ निकल जाती है। ग्वांगशी बेचारा परेशान था कि कहीं ये मुझे भूल ही ना जाए और पता नहीं कब तक मैं यहाँ पर लॉक रहूंगा। लेकिन अपनी कोलीग को टैक्सी तक छोड़ने के फौरन बाद दौड़ती हुई जिन उसी को ही अनलॉक करने के लिए आ रही थी। ये देखते हुए वो खुश हो जाता है, लेकिन जब तक वो आती है वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है। वो तो इतनी परेशान हो गई थी कि एम्बुलेंस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन इतने में वो उठ जाता है और कहता है कि इतनी तुम्हारी हेल्प करी है, इतना तंग करना तो मेरा अधिकार बनता था। अब वो दोनों घर चले जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों एक ही नेबरहुड में रहते थे, तो यहाँ पर ग्वांगशी उससे कहता है कि क्यों ना रोजाना हम दोनों इकट्ठे काम से वापस लौटा करें, थोड़ा तुम मुझे गार्ड करना, थोड़ी मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। एक्चुअली जो ड्यूटीज जिनके बॉयफ्रेंड की होनी चाहिए थी वो कोई और यानी कि ग्वांगशी पूरी कर रहा था। अब जैसे ही जिन अपने बेडरूम में पहुंचती है तो उसे जर्लिन की कॉल आती है। वो ड्रंक हुआ था और उससे कह रहा था कि सबको मैंने बता दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम पार्टी में अपीयर ही नहीं हुई। और वो साथ में बहुत कुछ बोल देता है, कहता है कि तुम्हारी 2 टके की जॉब है, इतनी सारी मेहनत करती है और तुम्हें इतनी सैलरी तो मिलती नहीं है, ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ बीजिंग चलो, मैं तुम्हें रेज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। एक्चुअली जिन को हमेशा ये रेज करने वाला शब्द बहुत बुरा लगता था। वो उससे कहती है कि जब तुम ऐसा बोलते हो तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कोई तुम्हारी पेट हूँ, लेकिन वो अपनी कोई भी दिल की बात बोलती, सुनने वाला कोई भी नहीं था। जर्लिन पहले ही सो चुका था। और दूसरी तरफ हमें ग्वांगशी को दिखाते हैं। वो आज ज़्यादा काम कर रहा था क्योंकि उसने जिन की जो बार वाली वीडियो डिलीट कराई थी उसके बदले उसे अपने सीनियर को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके देना पड़ रहा था। और जब नेक्स्ट डे वो काम फिनिश करके अपने सीनियर को दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है इस लड़के में बहुत हिडन टैलेंट है। अब अगले दिन जब काम से छुट्टी होती है तो ग्वांगशी जिन का वेट कर रहा था, काफ़ी देर इंतज़ार करता रहता है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे मैं अभी पहुंचा था। एक्चुअली जिन ने उससे वादा किया था कि आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी क्योंकि कल रात तुमने काम में मेरी हेल्प करी थी। लेकिन वहीं पर ही जर्लिन पहुंच जाता है और कहता है कि चलो मैंने बुकिंग कराई हुई है, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। एक्चुअली जिन का उसके साथ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कल उसने बहुत रूड बातें उससे करी थी। वो कहती है कि एक्चुअली मैं अपने कज़न के साथ जा रही हूँ। अब काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो गया था कि ग्वांगशी यहाँ पर कहता है कि क्यों ना हम तीनों इकट्ठे चलें अगर जर्लिन को कोई एतराज़ ना हो तो। अब जर्लिन यहाँ पर फिर से ऑर्डर करते हुए अपनी मर्जी जमाना चाहता था। एक्सपेंसिव सी फूड ऑर्डर करके वो शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन ग्वांगशी पहचान जाता है। वो फौरन से मेन्यू लेता है और वो चीज़ें ऑर्डर कर देता है जो कि सारी की सारी जिनको बहुत पसंद थी। अब ऑफ कोर्स उसको तो जर्लिन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता था। यहाँ बातों ही बातों में ग्वांगशी ने फील किया था कि जर्लिन जिन की अच्छे से केयर नहीं करता और वो उसे रियलाइज कराने की भी कोशिश करता है कि कल रात इस बेचारी ने कितना ओवर टाइम किया है, 500 गिफ्ट्स पैक करे हैं और इसको कट भी लग गया था। लेकिन जर्लिन बजाय के उसकी कोई परवाह करता लुक डाउन करने लगता है कि तुम्हारी कितनी ऑकवर्ड सी जॉब है। अब वो एक दफ़ा एक बहाने से ग्वांगशी को वहाँ से बाहर भेजता है और पीछे जिन से कहने लगता है कि तुम जो काम करती हो कोई इतनी खास जॉब तो है नहीं, तो क्यों जिद करती हो, तुम शंघाई छोड़ो और मेरे साथ बीजिंग चलो, हम वहीं पर ही सेटअप कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली जिन का वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जर्लिन की नज़र में उसकी मर्जी उसकी पसंद कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी। ये बात ग्वांगशी ने भी सुन ली थी और उसने फील भी की थी। अब नेक्स्ट डे जिन ने और उसकी कोलीग्स ने मिलकर एक पार्टी पर जाना था। एक्चुअली उनकी एक एक्स कोलीग थी, उसका बेबी पैदा हुआ था और उसका 100th डे बर्थडे था। एक्चुअली वो लड़की मैंग एक बहुत बड़े परिवार में उसकी शादी हुई थी और जितने एक्स्ट्रा बजट उन्होंने ये पार्टी रखी हुई थी ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से जिन ने फील किया था कि उसकी फ्रेंड मैंग अपनी मर्जी की लाइफ नहीं गुजार सक रही। उसके इन लॉज उसे लुक डाउन करते हैं क्योंकि वो एक पुअर परिवार से थी और इसके साथ साथ जिन ने उसके हाथ पर चोट भी देखी थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद ये डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है। वो लोग बहुत रिच थे लेकिन लगता था कि उनके दिल बहुत छोटे हैं। जर्लिन को इसी तरह के अमीर अमीर लोग और इस तरह का बड़ा परिवार बहुत पसंद था, लेकिन जिन को लग रहा था कि जैसे उसका यहाँ पर दम घुट रहा है। अब वो जैसे ही पार्टी से बाहर आती अपनी टैक्सी का वेट कर रही थी तो वहीं पर ही वो देख लेती है कि उसकी फ्रेंड मैंग का हस्बैंड किसी और लड़की के साथ है। वो उसके साथ चीट कर रहा होगा, उसने सोचा भी नहीं था। इतने में उसे जर्लिन की कॉल आती है और वो बताती है कि मैंने अभी अभी क्या देखा है, क्या मैं मैंग को बता दूं? लेकिन जर्लिन कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं।
एक्चुअली उसकी टंग स्लिप हो गई थी, लेकिन जिन जरूर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ज़रीन ऐसा सोचता है तो क्या ये खुद भी ऐसा ही निकलेगा। अब वो बेचारी बहुत सैड सी वापस आ रही थी। इतने में जिन उसके पास आ जाता है और उसे इंस्टेंट फूड खाते हुए देखता है तो रोक देता है, कहता है कि क्यों ना कुछ अच्छा खाने चलें। और वो यहाँ पर अपनी पसंद का बहुत सिंपल सा फूड ऑर्डर करते हैं और वो खाते हुए जिन को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठी हुई है। उसे ज़र्लिन के साथ इजी फील नहीं होता था, लेकिन ग्वांगशी उसके साथ वो बहुत इजी फील करती थी। ग्वांगशी ने फील किया था कि जब से ये उस पार्टी से आई है ये बहुत सैड है। वो बताती है कि देखो मैंने क्या देखा, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड चीट कर रहा था और वो खुद बेचारी बच्चे को पालने में और सास की डांटें सुनने में मसरूफ थी। ये सुनकर ग्वांगशी बोलता है कि ऐसे इंसान को तो एक पंच दे मारना चाहिए, जरा बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें चाहिए था कि तुम ये सब अपनी फ्रेंड को दिखा देती और उसकी आंखें खोलती। ज़र्लिन की सोच के बिल्कुल अपोजिट ग्वांगशी की सोच थी, जो कि जिन से मैच करती थी। ये बात वो फील कर रही थी। अब वहाँ से जाते हुए उस बेचारी को सारा दिन हील्स में होने की वजह से पैर में पेन फील होने लगती है। यहाँ पर ग्वांगशी उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन उसे ऑकवर्ड लग रहा था तो वो उसे रोक देती है और उससे कहती है कि एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड को हील्स पसंद है और उसी के लिए मैंने ये खरीदी थी। लेकिन साथ ही साथ उसने अपने बैग में स्नीकर्स भी रखे हुए थे, वो पहन लेती है और कहती है कि इस तरह से फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इजी फील करती हूँ। और फिर जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं तो अंदर जाने से पहले ग्वांगशी उसे बोलता है तुम हाई हील से ज्यादा स्नीकर्स में सुंदर लगती हो। एक्चुअली ग्वांगशी हर उस चीज से खुश था जिसमें जिन खुद को कंफर्टेबल फील करती थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग संडे था, लेकिन सुबह ही सुबह आंटी लान आकर जिन को जगा देती हैं। कहती हैं कि मैं तुम्हें वैसे तो ना जगाती, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया हुआ है और तुम्हारा वेट कर रहा है। अगर तुमने थोड़ी भी देर करी तो तुम्हारे डैड तो शायद अपने ग्रैंडसन का नाम भी सोच लें। अब जिन फौरन से बाहर निकलती है और यहाँ पर ज़रीन उससे कहता है कि आज हम दोनों इकट्ठे दिन बिताएंगे। सबसे पहले मूवी देखने जाएंगे और फिर डिनर इकट्ठे करेंगे, इसलिए रेडी हो जाओ और सुनो बहुत अच्छा सा तैयार होना। एक्चुअली जिन को इस तरह से ज़रीन का हमेशा उसे डिक्टेट करना अच्छा नहीं लगता था। आज वो उसके साथ रेडी होकर जा तो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या स्पेशल डे है। इतने में वो लोग सिनेमा में पहुंचते हैं। थिएटर में हर कोई बार बार जिन को देख रहा था। इतने में उसे समझ आ जाती है कि सब उसे क्यों देख रहे हैं। एक्चुअली ज़र्लिन ने उसे प्रपोज करने का सारा अरेंजमेंट कर रखा था और वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसके कोलीग्स थे जो कि परसों रात पार्टी में उसे मिल नहीं सके थे। अब वो बुके लेकर उसके सामने आता है और उसे विल यू मैरी मी बोलने लगता है, लेकिन ये देखकर दोबारा से जिन का मूड बहुत खराब हो जाता है कि वो रोजेस वाला बुके लेकर आया था। उसे समझ क्यों नहीं आती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है और क्या नहीं, किस चीज़ से एलर्जी है। अब वो बेचारी दुनिया के सामने वो बुके तो पकड़ लेती है, लेकिन साथ ही साथ स्नीजिंग भी किए जा रही थी। अब इसके बाद वो नील डाउन करता है, एक रिंग निकालता है और साथ में बीजिंग का टिकट भी। लेकिन कहीं ना कहीं जिन को यही फीलिंग आ रही थी कि वो उसे प्रपोज नहीं बल्कि डिक्टेट कर रहा है कि उसे उसके साथ बीजिंग जाना है, लेकिन उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ग्वांगशी आज वीकेंड पर घर पे आया हुआ है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, किसी का वेट कर रहा था, लेकिन खुद से पूछता नहीं है। यहाँ बातों ही बातों में यीबो कहता है कि जिन आज वापस नहीं आएगी क्योंकि वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, शायद रात उसी के साथ रहे। अब ये सुनते ही ग्वांगशी का मूड बहुत खराब हो जाता है और जो वीडियो गेम वो खेल रहा था उसमें इतना गुस्सा और इतना एंगर भर देता है कि लगता था कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठता है और खामोशी से बाहर निकल जाता है। आज घर वापस जाते हुए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जिन को। एक्चुअली उसने भी यस बोला ही नहीं था कि ज़र्लिन उसे रिंग पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। वो आहिस्ता सा उससे पूछती है कि देखो तुमने इतना कुछ किया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर मैं तुम्हें इनकार कर दूं तो। वो आगे से कहने लगता है कि ऐसा सोचना भी ना, देखो मेरे सारे कोलीग्स खड़े हैं, बहुत शर्मिंदगी होगी। और ये सुनने के बाद जिन अपने दिल की सुनती है, वो उसे सॉरी करती है, बुके वापस करती है और वहाँ से बस दौड़ लगा देती है। अब उसका घर वापस लौटने को मन नहीं कर रहा था, तो आज वो अपनी बेस्टी जीरान के घर पर जाती है, उसके साथ बैठती है और उसे कहती है कि ज़र्लिन ने मुझे प्रपोज किया था। आगे से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं थी। जीरान समझ गई थी कि उसने उसे इनकार ही करा है। एक्चुअली जीरान उसकी बड़ी पुरानी फ्रेंड थी और अच्छे से ज़र्लिन को समझती थी।
वो उसे कहती है कि उसे अपने कोलीग्स को साथ बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, इनको बुलाना चाहिए था जो लोग सबसे क्लोज हैं। और वो कभी भी तुम्हारी भावनाओं को जब समझता ही नहीं था तो अब तुमने इनकार कर दिया है, तो पछताने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्म स्टैंड लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब एक तरफ तो ग्वांगशी को नींद ही नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ यिन भी बेचारी ऐसे ही लेटी हुई थी। वो एक लास्ट दफ़ा अपनी जर्लिन की कन्वर्सेशन को देखती है और उसके बाद उसे डिलीट कर देती है। लगता था कि जैसे एक चैप्टर क्लोज किया है उसने। उधर जर्लिन सारी रात सोया ही नहीं था। वो अपने ऑफिस में चला गया था और उसे वो सारी यादें आने लगती कि किस तरह से वो यिन से मिला था और कैसे उनकी मोहब्बत आगे बढ़ी थी। एक्चुअली पहले वो सिंपल हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो सक्सेसफुल होता गया उसमें नखरा आता चला गया। यिन बार बार उससे टाइम मांगती थी, उसे अपनी जॉब पसंद थी और अपनी फैमिली भी। शंघाई छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे जोर देता था कि तुम बीजिंग चलो और बार बार यही रियलाइज कराता था कि तुम्हारी जॉब वर्थलेस है। अब नेक्स्ट डे यिन ऑफिस तो चली जाती है, लेकिन वो एब्सेंट माइंडेड थी और उसकी बॉस मिस जैंग ने भी यही बात फील की थी। वो उसे अपने पास बिठाती हैं, उसे डिस्कशन करती हैं और उसके बाद उसे तसल्ली देती हैं कि लाइफ में बहुत सारे मोड़ आते हैं। तुमने जो फैसला किया अपने दिल की सुनी तो फिर उस पर फर्म स्टैंड लो, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यिन की एक कोलीग है, वो आज chen को और ग्वांगशी को ऑफिस के बाहर देख लेती है और यहाँ पर chen का तो उस पर दिल ही आ गया था। उसे लगा था कि उसे ट्रू लव हो चुका है। वो उसके करीब आने की, दोस्ती करने की कोशिश करता था, लेकिन एक्चुअली उस कोलीग को chen से ज़्यादा ग्वांगशी में इंटरेस्ट था। और वो जैसे ही सुनती है कि यिन ग्वांगशी की कज़न है तो वो हैरान रह जाती है। एक्चुअली यिन से तो ऑफिस में उसकी इतनी बनती ही नहीं थी, वो दोनों ऑपोजिट पोल से थे। उधर ऑफिस के बाहर आज जर्लिन आया हुआ था। वो यिन को कहता है कि मेरे साथ चल के बैठो, कुछ डिस्कशन करनी है। शायद बहुत सारी नोट्स हैं जो हमें अब खोलनी चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन यिन का कहना था कि आज के दिन मैं बहुत बिजी हूँ। जर्लिन उसे जाते जाते रोक लेता है। उसका हाथ उसने बहुत जोर से पकड़ लिया था और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और भाग रही हो। उसी टाइम पर ही वहाँ पर ग्वांगशी पहुँच जाता है उसकी सुरक्षा करने के लिए और कहता है कि अगर तुमने 3 सेकंड के अंदर इसका हाथ ना छोड़ा तो पुलिस को कॉल मिला दूंगा कि तुम किसी को हरास कर रहे हो। अब यहाँ पर जर्लिन ने उसका हाथ तो छोड़ दिया था, लेकिन सीधा पकड़ा था ग्वांगशी का गिरेबान। तो अब जर्लिन को गुस्सा आ गया था और वो ग्वांगशी का गिरेबान पकड़कर कहता है कि इस मामले से दूर रहो, ये डोमेस्टिक इशू है। तो आगे से ग्वांगशी यिन को अपने पीछे करके कहता है कि डोमेस्टिक इशू को मैं भी अच्छे से हैंडल करना जानता हूँ। और फिर इतने में ग्वांगशी के कोलीग्स भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया था। इससे ज्यादा बड़ा तमाशा बनता उससे पहले ही यिन जर्लिन को वहां से भेज देती है कि मैं फ्री होकर तुमसे मिलूंगी। लेकिन इस सब के बीच बेचारी यिन का फोन भी टूट गया था। यहाँ पर वो ग्वांगशी से कहती है कि मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, प्लीज मेरे लिए कैब मंगवा दो। अब वो कैब पकड़कर एक सेलिब्रिटी के मैनेजर से मीटिंग के लिए गई थी और ग्वांगशी भी उसके पीछे पीछे पहुंचा हुआ था। एक्चुअली ग्वांगशी ने उसके लिए एक नया फोन भी खरीद लिया था और उसमें उसकी सिम भी डालकर सारा कुछ सेटअप किया हुआ था। वो भी उसी होटल की लॉबी में दूर से बैठा उसे देख रहा था जहाँ पर यिन उस वक्त मीटिंग में बिजी थी। ग्वांगशी उसके फोन पर इस दफा एक फोन केस भी लगा देता है ताकि अगर ये गिरे तो भी सुरक्षित रहे। अब वहाँ पर बैठा बैठा वो अपने टैब पर उसी को ही ड्रॉ करने लगता है। वो उसे उस टाइम पर बहुत सुंदर लग रही थी और वो इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता था। जबकि उधर हमें यिन को दिखाते हैं वो एक सेलिब्रिटी जी चंग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे और उसी के साथ ही शूट करने की सारी डिटेल्स को डिस्कस कर रहे थे। उसकी मैनेजर पहले तो बहुत नखरा दिखाती है और फिर इवेंचुअली उनको थोड़ा बहुत टाइम दे देती है शूट के लिए। अब उन बेचारों को वीकेंड्स पर भी काम करना था और उसके ड्रामा की शूटिंग खत्म होने के बाद किसी तरह से अपने एड्स के फोटोशूट कराने थे। अब जैसे ही यिन अपनी मीटिंग ओवर करके बाहर निकलती है तो ग्वांगशी को बाहर देखकर वो हैरान रह जाती है। वो साथ ही साथ उसे फोन भी देता है और उससे कहता है कि मैंने बर्थडे पर तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था, समझो ये एक लेट गिफ्ट है। यिन सोचती है कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो पैसे रिसीव करना ही नहीं चाहता था तो बोलती है ठीक है, फिर तुम्हारी बर्थडे पर मैं भी तुम्हें बी फिटिंग सा कोई गिफ्ट दूंगी। लेकिन आगे से ग्वांगशी कहता है बर्थडे तो दूर है, अभी के अभी मुझे डिनर तो करा दो। और फिर वो दोनों इकट्ठे बैठकर डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर वो बातों बातों में उसे ये बता बैठती है कि मैंने जर्लिन से ब्रेकअप कर लिया है, उसने प्रपोज किया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुनते ही कहीं ना कहीं ग्वांगशी को दिल ही दिल में बहुत खुशी जरूर हुई थी और उसके बाद वो उसे उसके फोन में एक सरप्राइज दिखाने लगता है। वही फोटो जो उसने खुद अपने हाथों से उसकी ड्रॉ की थी उसके फोन में भी ट्रांसफर कर दी थी और वो उससे कहता है कि इसे अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लो। अब फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ग्वांगशी अपने हाथों से एक स्पेशल सा सैंडविच प्रिपेयर कर रहा था यिन के ब्रेकफास्ट के लिए। इतने में उनके घर पर कोई बार बार डोर बेल बजा रहा था। वो बाहर आकर देखता है
तो वो एक लड़की थी शाया, और वो उससे बहुत फ्री होने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली जब वो यूके में होता था तो ये भी वहाँ चाइनीज थी और उसकी स्टूडेंट भी थी। वो कहती है कि वहाँ पर तो मेरा फ्यूचर इतना बन नहीं सका और इसीलिए मुझे चाइना वापस आना पड़ा। अब शंघाई में मैं और किसी को भी नहीं जानती, मैं एक बेचारी अकेली सी लड़की, मुझे कौन सुरक्षा देगा, और जबरदस्ती उसी के ही घर में घुस जाती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड चैन को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब जिस तरह से वो अपना सामान अनपैक कर रही थी, वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, और फिर वो बड़ी मुश्किल से रो धो कर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे एक हफ्ता यहाँ रहने दो, मैं अपना कोई अरेंज कर लूंगी। गुआंगशी तो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था, लेकिन चैन से उसकी रियलिस्टिक एक्टिंग बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो भावनाओं में बहकर उसे यस कह देता है। और जैसे ही शाया को वहाँ रहने के लिए एक ग्रीन सिग्नल मिल गया था, वो फौरन से चैन को अंकल अंकल कहने लगती है। अब कुछ दिनों बाद गुआंगशी अपनी मम्मी के साथ नाश्ता कर रहा था। यहीं पर ही बातों बातों में उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जी चेंग है, जिसके साथ उनकी बेटी आजकल शूट पर जा रही है। डैड तो बहुत खुश थे और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बताना चाहते थे कि मेरी बेटी जॉब में कितनी अच्छी है, और अगर किसी को ऑटोग्राफ चाहिए तो वो भी वो प्रिपेयर करा सकते हैं। जबकि उसी टाइम पर हमें उस सेलिब्रिटी जी चेंग को दिखाते हैं। वो काफी नखरे वाला लगता था। पहले तो वो यिन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने रियलाइज कर लिया था कि यिन कितनी कंसिडरेट लड़की है, और उसे जैसे ही पता चला था कि इसे फ्लावर्स से एलर्जी है तो उसने हर जगह आर्टिफिशियल फ्लावर्स रिप्लेस भी करा दिए थे। यहाँ पर एक लड़की चोरी चोरी जी चेंग का फोटोशूट देख रही थी। वो किसी तरह से उसे साइड पर एक स्टोर रूम में लेकर जाता है। एक्चुअली वो उसकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी और मीडिया के सामने वो ये सारा कुछ नहीं लाना चाहते थे। अब उन्हें डर था कि वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि मीडिया बाहर पहुंच चुका था। और इत्तेफाक से उसी स्टोर में उस टाइम पर हमारी हीरोइन यिन भी खड़ी हुई थी। यिन आगे आती है और कहती है कि तुम दोनों अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो ठीक है, मैं तुम दोनों की हेल्प करने को तैयार हूँ। और उस लड़की को वो वहीं पर ही अंदर ठहरा देती है और खुद जी चेंग के साथ उस स्टोर से बाहर निकलती है। वो कहती है कि अब जो भी र्यूमर्स होंगी वो मेरे ऊपर और जी चेंग के ऊपर होंगी, और हमारा तो कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए ये र्यूमर्स थोड़े दिनों में खुद ही मर जाएंगी। हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, और यही बात जर्लिन को भी पता चल जाती है, और वो बहुत शर्मिंदा सा होता है, एम्बैरस होता है कि सब कोलीग्स को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, अब इसका एक सेलिब्रिटी के साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये न्यूज़ अच्छी नहीं मेरे लिए। उधर कंपनी में भी बवाल मचा हुआ था, लेकिन जिन सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। तो इन दी एंड उसके बॉस ने यही फैसला किया था कि थोड़े दिनों इन बातों को इसी तरह से चलने दो। जैसे ही हमारी एडवर्टीजमेंट की वीडियो रिलीज होने के लिए रेडी हो जाएगी, तब हम सारा कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर लेंगे। तब तक फ्री की पब्लिसिटी है, उसे एंजॉय करते हैं, हमारा ब्रांड ही प्रमोट होगा। इस बात के लिए यिन भी एग्री कर जाती है। अब यिन की बिल्डिंग के बाहर हर वक्त मीडिया का रश रहता था, प्रेस वाले भी वहां पहुंचे हुए होते थे, और इसी वजह से यिन ज्यादातर अपने ऑफिस से बाहर निकलती ही नहीं थी, चोरी छुपे ही कहीं बाहर जाया करती थी। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि मीडिया वाले तो रात को भी पहरा देंगे, मैं ऑफिस से निकलूंगी कैसे, मैं सोऊंगी कहाँ पर। इतने में यिरान उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाती है और वो कहती है कि देखना मैं मीडिया वालों को कैसे चक्कर देती हूँ। अब वो ऐसी सी ड्रेसिंग कर लेती है कि जैसे वो मीडिया से छुपना चाहती है। पहले वो भागती है मीडिया को अपने पीछे भगाकर, और फिर दूसरी साइड से पतली गली से यिन बाहर निकल जाती है। अब यिन को वहां से जाते हुए गुआंगशी ने भी देख लिया था, वो उसके पीछे जाता है। जबकि उधर यिरान जब भाग रही थी तो उसे गुआंगशी का एक बॉस जिसका नाम याओ था वो मिल जाता है, और वो भी उसे देखकर बिना वजह के भागने लग जाता है, इवन कि उसको एक ट्रैश बिन में भी छुपा लेता है। और बाद में यिरान को रियलाइज होता है कि मैं क्यों छुप रही हूँ, मुझे तो मीडिया का कोई डर नहीं था, फिर मैं ट्रैश बिन में क्या कर रही थी। जबकि उधर यिन भागती भागती पार्किंग में पहुंचती है तो जर्लिन आगे खड़ा हुआ था। वो उल्टा उसकी साइड लेने की बजाय उसे डांटने लगता है और कहता है कि बताओ इस सब में कितनी सच्चाई है, क्या इसी वजह से तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है? गर्लफ्रेंड तुम अभी भी मेरी हो, सिर्फ तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। और मेरे सारे कोलीग्स बातें बना रहे हैं कि इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट करके एक सेलिब्रिटी को चुना है। अब यिन बेचारी पहले ही परेशान थी और उसकी ये बातें सुनकर उसे और भी गुस्सा आने लगता है। वो उससे कहती है कि तुम इतने सालों से मुझे जानते हो और मेरे बारे में इस तरह से सोचते हो। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि इतने में मीडिया यिन को तलाश करता हुआ वहां पहुंच जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर उसकी सुरक्षा करने के लिए कोई था तो वो गुआंगशी था। उसका हाथ पकड़ता और उसे अपने साथ भगाता हुआ वहां से ले जाता है। जबकि उधर याओ, उसे तो यिरान की शक्ल में लगता था एक फेरी नजर आ रही है। वो उसे मुंह हाथ धोते हुए देख रहा था तो बस देखता ही रह जाता है। यहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट लेंस भी गुम हो जाते हैं तो वो उसकी हेल्प भी करता है।
लेकिन ऑल्दो याओ उसमें बहुत इंटरेस्टेड लग रहा था, लेकिन जिरान का जरा अपना ही स्टाइल और अपना ही स्टैंडर्ड था। उसे याओ टाइप के लड़के बहुत फादरली लगते थे। वो उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन इतना बोलती है कि तुमने आज लेंस ढूंढने में मेरी हेल्प करी, इसलिए किसी दिन फारिग हुई तो तुम्हें ट्रीट जरूर दूंगी। जबकि उधर जिन और गुआंगशी अब गाड़ी में जा रहे थे। जिन को बार बार लिन की कॉलें आ रही थी, लेकिन वो अटेंड ही नहीं करती थी। इतने में जर्लिन उसे मैसेज करता है कि अभी के अभी मुझसे मिलो। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल बैठा, लेकिन मेरे पास एक सोल्यूशन है और तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी हैं। लेकिन जिन उसे कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसकी कंपनी की पॉलिसी थी कि अभी उन्होंने खामोश रहना है। जब वीडियो रिलीज होगी उसके साथ ही वो हर चीज क्लैरिफाई करेंगे। वो यहाँ पर गुआंगशी से कहती है कि सोशल मीडिया पर इवन कि मेरे कोलीग्स भी हर जगह लोग मेरे बारे में बैड माउथिंग कर रहे हैं। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन गुआंगशी कहता है कि मैंने वो वीडियो देखी, फोटोज देखी, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता। मुझे तुम पर 100% विश्वास है। ये बेचारी बहुत परेशान थी। एक्चुअली सोशल मीडिया पर किसी ने न सिर्फ उसके ऑफिस का एड्रेस बल्कि उसके घर का, उसके सारा बायोडाटा रिलीज कर दिया था। वो घर भी नहीं जा सकती थी। सोचती है कि आज किसी होटल में सोऊं क्या। लेकिन गुआंगशी कहता है मेरे माइंड में एक जगह है जहाँ पर तुम्हारा पीछा करने कोई भी नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पर वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर पता नहीं कहाँ जा रहे थे, ये तो सिर्फ गुआंगशी ही जानता था। लेकिन रास्ते में वो म्यूजिक भी इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। यहीं पर ही उन्हें पता चलता है कि ऑल्दो वो इतने सालों बाद मिले हैं, लेकिन म्यूजिक में और मूवीज में उनकी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। अब गुआंगशी उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वो एक्चुअली एक हाईवे था, जो कि समुद्र के ऊपर एक हाईवे था। यहाँ पर बहुत शांति थी और लगता था कि कोई मीडिया उनके पीछे नहीं पहुँच पाएगा। रास्ते में ही जिन बड़े आराम से सो गई थी, तो यहाँ पर गुआंगशी अपना कोट उतार कर उसे कवर करता है और स्लोली उसकी सीट को लीन डाउन कर देता है ताकि वो इजीली सो सके। वो वहाँ बहुत सुंदर लग रही थी। वो उसकी एक फोटो भी लेता है। अब इसी तरह से सारी रात उन्होंने गाड़ी में ही बिता दी थी। जिन की नेक्स्ट मॉर्निंग आंख खुलती है जब फ्रेश ब्रीज उसके फेस से टकरा रही थी। अब वो जैसे ही देखती है तो गुआंगशी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। वो उठती है, उसके पास आती है और कहती है कि इतनी काम और इतनी क्वाइट प्लेस तुमने कहाँ से तलाश कर ली। वो कहता है कि मुझे ऐसी बहुत सारी जगह पता है। इतने में सनराइज हो रहा था तो वो उससे कहता है कि तुम विश भी मांग लो। ऑल्दो जिन इस तरह की बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसके कहने पर वो विश मांगती है कि काश ये दिन एक अच्छा और नया स्टार्ट लेकर आए। और गुआंगशी की तो यही विश थी कि जिन की सारी विशेस पूरी हो जाएं। इतने में वो उसे कहता है कि पता है तुम सोते हुए ज्यादा सुंदर लगती हो। उसकी जैसे ही फोटो से दिखाता है तो वो कहती है कि कल मुझे लगा था कि तुम्हारी शक्ल में मुझे एक लाइफ बोट मिली है। नहीं, मैं तो एक पायरेट शिप पर चढ़ गई थी। और बस फिर उनकी एक क्यूट सी फाइट स्टार्ट हो जाती है जब जिन उससे उसका फोन चुराना चाहती थी अपनी फोटो डिलीट करने के लिए। अब उसके बाद जब जिन अपने ऑफिस में वापस आती है तो वो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन कोई भी मीडिया बाहर खड़ा हुआ नहीं था। और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है हर कोई उसे देखकर गॉसिप्स कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो एक दिन अंडरग्राउंड रहकर आई है, लेकिन इतना कुछ कैसे बदल गया है। इतने में उसकी चुड़ैल सी कोलीग जियांग मान उसके पास आती है और कहती है वाह, बड़ी बात है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की। तुम खुद को समझती क्या हो? वो कौन होता है कंपनी को सू करने वाला। और इतने में उसकी बॉस मिस जैंग उसे अपने पास बुलाती है। वो ऑफिस में जाती है तो पता चलता है कि उसकी कंपनी को जर्लिन की तरफ से लीगल नोटिस मिला है और उसमें यही कहा हुआ था कि जिन के बारे में क्लैरिफिकेशन दी जाए और सारे कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ और सिर्फ कंपनी बेयर करे। अब ये जो भी प्लानिंग थी उसमें तो जिन भी शामिल थी और वो सारा कुछ क्लैरिफाई भी करने वाले थे, लेकिन ये इशू मीडिया पर चला जाता है और सू करने का मैटर उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा डैमेज करने वाला था। ये देखते ही जिन परेशान हो जाती है। उसे लगा था कि सीईओ अब उसे जॉब से ही निकाल देगा, लेकिन मिस जैंग कहती है उसे वाकई बहुत गुस्सा आया है, लेकिन मैंने उसे बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है। और यहाँ पर जिन को ये भी पता चलता है कि ऑल्दो इसने कंपनी के लिए कितनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी उसे अब डीमोट कर दिया गया है और उसे एक नया डिपार्टमेंट बनाकर उसमें शिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनते ही सैड हो जाती है और फौरन से वो जर्लिन से मिलने के लिए उसके होटल पर जाती है। यहाँ पर जर्लिन को लगा था कि ये मुझे थैंक्स करने आई है और वो बहुत ज्यादा बोस्ट करने लगता है और बोलता है देखा मेरी पावर, कैसे मैंने एक झटके में पूरी की पूरी कंपनी को पटक मारा। और साथ ही साथ कहता है देखो मेरा स्टूडियो, मुझे कैसी जगह पर ठहराती है मेरी कंपनी, और तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारा क्या हाल करा, तुम्हें कंट्रोवर्सी में फंसा दिया। इसलिए तो तुम्हें बार बार कहता हूँ कि ये 2 टके की जॉब छोड़ो और मेरे साथ बीजिंग चलो। वहाँ पर तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी, फ्रेंड्स, इवन कि अगर तुम कहती हो तो मैंने एक नई प्रॉपर्टी, नया घर खरीदा है, वो भी तुम्हारे नाम पर लगा दूंगा। तुम्हारी फैमिली को भी वहाँ पर मूव करा सकता हूँ। इतना पैसा है मेरे पास,
प्लीज मेरे साथ चलो। लेकिन आगे से जिन उसे कहने लगती कि मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि प्लीज वो लीगल नोटिस वापस लो, वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगी कि मेरी मर्जी के बगैर तुम किसी को क्यों नोटिस भेज रहे हो। अब ये सुनते ही जर्लिन तो हैरान रह जाता है कि यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। बजाय मुझसे इम्प्रेस होने के ये मेरे पर ही बातें कर रही है। आज जिन उसे साफ साफ कह देती है कि माना तुम्हारे पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है, तुम मुझे कहते हो कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ बीजिंग चली जाऊं। अगर यही मैं तुमसे मांगू कि तुम यही शंघाई रह जाओ तो क्या तुम रुकोगे? ये सुनते ही उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है तुम्हें पता है मेरे कैरियर में कितना क्रूशियल टाइम है, अभी तो मैं इस लीगल फर्म का पार्टनर बना हूँ। तो आगे से जिन कहने लगती है कि ये बात मैं बहुत अरसा पहले ही जान चुकी हूँ, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं, कैरियर मुझसे पहले है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे बीच बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट करती जा रही हैं, अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। ये सुनते ही जर्लिन उसे फिर से डिक्टेट करने लगता है कि अगर तुम इस कमरे से बाहर गई तो ये याद कर लो तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिन ये सुनते ही एक लम्हे का वेट नहीं करती और कमरे से बाहर निकल जाती है। अब ये उन दोनों का ऑफिशियल ब्रेकअप था। जिन के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस बन चुका था। बॉयफ्रेंड से ऑफिशियल ब्रेकअप, साथ ही साथ उसे डिमोट कर दिया गया था। ऑफिस में हर कोई उसके खिलाफ गॉसिप्स भी कर रहा था। यहाँ पर वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए आइसक्रीम खाने के लिए आती है और ग्वांगशी को भी अच्छे से पता था जब भी वो सैड होती है तो कौन से स्टोर पर जाती है, वो भी उसके साथ बैठकर ही आइसक्रीम खाने लगता है। वो उसे कहती है कि मुझे लगा था कि जर्लिन से ब्रेकअप करने के बाद मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगी उसे गेट ओवर करने के लिए, लेकिन जब से मैंने ये फैसला लिया है मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। और ग्वांगशी उसे सैड देखकर सैड तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में लड्डू भी फूट रहे थे कि अब वो ऑफिशियली सिंगल हो चुकी है और वो उसे कोर्ट भी कर सकता है। जबकि उधर यीबू को दिखाते हैं, वो एक दफा ग्वांगशी के घर के बाहर से गुजर रहा था तो वहाँ पर उसे लेडीज के ड्रेसेस दिखाई देते हैं। ये देखते ही वो हैरान रह जाता है कि लगता है इसने अपनी गर्लफ्रेंड अंदर मूव इन करा ली है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, बेल देता है तो शाया वहाँ पर भागती हुई आती है। उसे लगा था ग्वांगशी आ गया है, लेकिन आगे से यीबू को देखकर वो उस पर हमला ही कर देती है और वो दोनों चीखें मारते हैं। बेचारे यीबू को बहुत ही घातक चोट भी लग गई थी। अब शाया उसे अंदर बिठाती है और उसे बताने लगती है कि मैं ग्वांगशी की क्या लगती हूँ। उसे एक्सप्लेन तो नहीं करना आ रहा था, लेकिन इतना ही कहती है अभी गर्लफ्रेंड हूँ तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकती हूँ। शाया एक्चुअली लाइव स्ट्रीम करती थी, वो एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी और यहाँ पर अपनी तारीफें करते करते वो उसके सामने ये भी कह बैठती है कि जो थोड़े दिनों पहले जी चैंग सेलिब्रिटी का स्कैंडल निकला है उसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। एक्चुअली वो जो लड़की थी उसका बायोडाटा मैंने ही तो लीक करा था। अब ये सुनते यीबू को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन से ग्वांगशी को जाकर मार नहीं वाला था कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से जिन बीच बचाव कराती है और यीबू यही चिल्लाए जा रहा था कि यही है आस्तीन का सांप, सारा कुछ लीक किया है मेरी सिस्टर के बारे में तो इसकी गर्लफ्रेंड ने। जबकि ग्वांगशी हैरान था कि मैं तो सिंगल हूँ, रातों रात मेरी गर्लफ्रेंड ने कहाँ से जन्म ले लिया। लेकिन इन दी एंड जिन सारा कुछ समझ जाती है। अब उसने शाया को अपने सामने खड़ा किया हुआ था और वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ पर शाया कहती है कि एक्चुअली ये सारा कुछ करने के लिए मुझे किसी ने लालच दिया था, पैसे भी दिए थे और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ाए थे। मैंने तो सिर्फ डाटा लीक किया है, मैं सिर्फ एक पॉन थी और असल चाल चलने वाला तो कोई और है। लेकिन जब वो उससे उसका नंबर मांगती है तो पता चलता है कि वो सब कुछ फेक था। जिसने उसे कॉन्टेक्ट किया था ये सब कुछ करने के लिए अब वो गायब हो चुका है। अब शाया को भी पता चल गया था कि मैं बचने वाली नहीं, तो वो भी वहाँ से भागने की करती है। और फिर इसके साथ ही हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली ये सारा कुछ जियांग मान ने कराया था। उसने सोशल मीडिया पर इस इशू को इस तरह से हवा दी थी ताकि सारा का सारा इल्जाम जिन पर पड़े और साथ ही साथ कंपनी के सीईओ के सामने उसका इंप्रेशन भी खराब हो। इस तरह से उसे प्रमोशन मिल जाएगी और जिन को खुद डेडलाइन लगा दिया जाएगा। अब जिन बेचारी किसी मीटिंग में कहीं पर नजर नहीं आती थी। जियांग मान सबसे आगे थी। जिन के सारे काम उसी को हैंडल करने को दे दिए गए थे और फाइनली उसकी प्रमोशन होकर जिन वाली सीट उसे मिल जाती है। अब वो मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुकी थी और जिन अपना सामान उठाकर उसके लिए वो डेस्क खाली कर रही होती है। उसके कोलीग्स, उसके जूनियर्स जो उससे प्यार करते थे उसके लिए बहुत परेशान थे, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उधर ग्वांगशी को भी जियांग मान एक कॉफी शॉप पर नजर आती है और उसे समझ आ जाती है कि सारों को इसीलिए ट्रीट दे रही है क्योंकि जिन को डीमोट कर दिया गया है और उसकी सीट इसने ले ली है। ग्वांगशी फौरन से जिन के लिए परेशान हो जाता है। जिन उस टाइम पर एक दूसरे ऑफिस में खुद को शिफ्ट कर रही थी। वहाँ पर बहुत सारा सामान था जो उसको सेटल करना था और अपनी एक नई टीम बनाकर उसने काम स्टार्ट करना था।
यहाँ पर वो इतना काम खुद तो नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स ग्वांगशी उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब वो उसके साथ ऑफिस सेटअप कराने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर एक दफा यिन रोने लगती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे सामने तो अपना सारा दुख शेयर कर सकती हो, मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं। लेकिन यिन कहती है मैं रो नहीं रही, मुझे तो डस्ट एलर्जी है। अब ऑफिस तो सेटअप हो गया था, लेकिन एंट्रेंस लॉबी पर एक वाइट वॉल थी, वो बहुत सोनी सोनी लग रही थी। तो यहाँ पर ग्वांगशी उसको पेंट करने लगता है। उसने बहुत सुंदर डॉल्फिन्स वहाँ पर बनाई थी और उसका आर्ट और उसका टैलेंट देखकर यिन भी हैरान रह जाती है। ग्वांगशी कहता है कि इसको फाइनल टच तो तुम ही दोगी। उसकी आईज बनानी रहती थी, लेकिन वो डर रही थी कि मैं तुम्हारी पेंटिंग खराब कर बैठूंगी। यहाँ पर ग्वांगशी उसका हाथ पकड़कर खुद से उसे वो आईज ड्रॉ करने में हेल्प कराने लगता है। वो उसकी जितनी केयर करता था, हर मुश्किल टाइम में उसके साथ होता था। यिन को भी बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही थी। अब रात के टाइम पर जब घर जाने का टाइम होता है तो उस वक्त वहाँ बारिश होने लगी थी। ग्वांगशी सामने वाले स्टोर में जाता है अम्ब्रेला लेने के लिए, लेकिन जानबूझकर सिर्फ एक ही अम्ब्रेला लेता है और वापस आकर यिन को कहता है कि स्टोर में सिर्फ एक ही अम्ब्रेला बचा था, अब हमें इसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। एक्चुअली उसने ये सब इसलिए किया था ताकि यिन उसके क्लोज रहे। अब वो दोनों बारिश में रेड अम्ब्रेला के नीचे जा रहे थे। दोनों इकट्ठे बहुत स्वीट और बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहाँ से गुजरते गुजरते यिन एक दफा उसका बाजू पकड़ लेती है ताकि वो भीगे ना। और ये मोमेंट ग्वांगशी के लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत पहले से फीलिंग्स रखता था और वो यही सोचने लगता है कि ये रेड अम्ब्रेला मेरे लिए बहुत लकी है। और जैसे ही वो लोग घर के बाहर पहुंचते हैं, बारिश रुक चुकी थी। ग्वांगशी उसे कहता है कि रेड अम्ब्रेला कुछ लोगों के लिए बहुत लकी होती है, मैं ये तुम्हें देता हूँ, शायद इसके साथ ही तुम्हारी लाइफ में भी लक आ जाए। अब एक टायरिंग डे के बाद यिन अपने कमरे में बैठी हुई आज के दिन को सोच रही थी। उसे वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि किस तरह से उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया, उसे डिमोट कर दिया गया, उसके कैरियर में भी डिजास्टर आ गया था। लेकिन फिर भी उसके डे की एंडिंग बहुत स्वीट थी। ग्वांगशी सारा टाइम उसके साथ था और अम्ब्रेला में उसके साथ वॉक करते हुए उसने काफी एंजॉय करा था। बस वो यही सोच रही होती है कि कुछ लोग इतने स्वीट होते हैं कि आपके सैड से डे में भी कलर्स भर देते हैं, और ग्वांगशी भी उन्हीं में से एक था। उसकी लाइफ, उसका कैरियर बेशक डाउन द हिल गए थे, लेकिन फिर भी उसे एक बहुत कीमती चीज मिल चुकी थी और वो था ग्वांगशी, जो हर मुश्किल समय में उसके साथ ही खड़ा होता था। और इसके साथ ही हमें दिखाते कि नेक्स्ट डे ग्वांगशी ऑनलाइन देखता है तो शाया ने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें वो सारा कुछ एडमिट करती है कि मुझे किसी ने कहा था कि यिन को और ज़ीचेंग को बदनाम करूं, और इसीलिए मैंने उनका डाटा भी लीक किया और बहुत सी फॉल्स न्यूज और र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की था कि शाया ऑनलाइन आती है और सारा कुछ क्लियर कर देती है कि एक्चुअली ज़ीचेंग और यिन के बारे में उसने दुनिया को गलत खबर दी थी। और इसके लिए वो सबसे सॉरी भी करती है और कहती है कि अब मेरा कॉन्शियस जाग चुका है, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन यहाँ पर लोग उसी पर ही आगे से ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। उस पर इतना क्रिटिसिज्म होता है कि वो बेचारी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। और उसकी ये लाइव स्ट्रीम यीबू भी देख रहा था और वो देखते ही बैकग्राउंड की वजह से पहचान जाता है कि ये उसके घर के करीब वाले इंटरनेट कैफे पर ही बैठी हुई है। वो फौरन से वहाँ पहुँचता है और उसकी लाइव स्ट्रीम को कट ऑफ कर देता है। उसके बाद उसे कहता है कि तुम थोड़ी तो अकल करो, तुमने अब एक ठीक काम किया है, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, ऐसे लोगों को बोलने देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर वो दोनों किड्स की तरह फाइट भी करते हैं और उसके बाद ये वो उसे अपने साथ खाने पर भी ले जाता है। अब शाया उससे कहती है कि वाकई मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, स्पेशली तुम्हारी सिस्टर के लिए, और उसके लिए मैंने हैंड रिटन एक लेटर भी रखा हुआ है ताकि उसे अपोलोजाइज कर सकूँ। क्या प्लीज मेरा ये लेटर अपनी सिस्टर को सेंड कर दोगे? और यीबू जैसे ही वो लेटर अपनी सिस्टर यिन को सेंड करता है तो यिन आगे से फौरन शाया को माफ कर देती है। शाया तो ग्वांगशी का सामना भी नहीं करना चाहती थी, उससे डर रही थी, लेकिन यीबू उसे पकड़कर किसी तरह से अंदर ले जाता है। आगे ग्वांगशी भी उसके साथ बहुत काइंड था, उससे कहता है कि सिर्फ एक शर्त पर मैं तुम्हें थोड़े और दिन इस घर में रहने दूंगा, और वो ये है कि तुम ये याद रखना हमारे बीच सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है। तुम्हें अपनी गलती की पहचान हो गई है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि ग्वांगशी कॉफी शॉप के बाहर कॉफी ले रहा था। उसकी जैसे ही यिन पर नजर पड़ती है तो वो उसके पीछे पीछे आता है। उसे रोजाना वो कॉफी लेकर दिया करता था और आज लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे, रश हो गया था, तो यहाँ पर वो यिन की प्रोटेक्शन भी करता है। यिन को बहुत स्पेशल फील हो रहा था और जैसे ही यिन अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसे वाकई एक सरप्राइज मिला था। उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन उसके 3 जूनियर्स जो उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे वो अब खुद उसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए वहाँ आ गए थे। कहते हैं कि जितना हमने आपसे सीखा किसी और से नहीं सीख सकते, बाकी सारे लोग बहुत सेल्फिश हैं। और ये देखते ही
एकदम से जिन को ख्याल आता है कि शायद कल ग्वांगशी की दी हुई रेड अम्ब्रेला वाकई मेरे लिए लकी साबित हुई है। और फिर नेक्स्ट सीन में जिरान एक्चुअली जिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ रही थी कि यहाँ पर लिफ्ट के बाहर कुछ बॉयज उस पर टॉन्ट करने लगते हैं। वो इनफैक्ट वुमेन पर टॉन्ट कर रहे थे जो वर्किंग वुमेन थी। लेकिन यहीं पर ही ग्वांगशी का बॉस याओ भी पहुंचा हुआ था। याओ हमेशा से जिरान को बहुत लाइक करता था। इससे पहले कि जिरान उसके मुंह पर कॉफी दे मारती उससे पहले ही याओ उसकी साइड लेने लगता है। इवन कि ग्वांगशी की पूरी टीम ने उस मोटे वाले वर्कर को ठीक ठाक सबक भी सिखा दिया था और उसे लिफ्ट में भी नहीं घुसने दिया था। जिरान याओ की ड्रेसिंग की वजह से ज्यादा उससे इम्प्रेस तो कभी भी नहीं होती थी, लेकिन आज उसके इस जेस्चर ने उसका दिल जरूर जीता था और वो उसे उसका वीचैट नंबर मांगता है। जिरान खुद को रोक नहीं पाती और उसे ऐड कर ही लेती है कि ये एक अच्छा इंसान है। आज ऑफिस में जब जिन थी तो उसे ग्वांगशी का मैसेज आता है। वो उससे पूछता है कि क्या डिनर पर मेरे साथ चलोगी, लेकिन आगे से जिन फौरन से उसे रिप्लाई करती है कि सॉरी, डिनर तो मैं मैंग अपनी फ्रेंड के साथ कर रही हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ ड्रिंक करने ज़रूर जा सकती हूँ। अब जिन शाम को काम के बाद अपनी फ्रेंड मैंग से मिलती है। मैंग ने एक्चुअली पहले तो मैटरनिटी लीव ली हुई थी, लेकिन अब वो ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहती थी। मैंग उसके सामने यही प्रिटेंड करती है कि जैसे वो एक बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही है, लेकिन जिन उसकी लाइफ की सारी रियलिटी जानती थी, बस उसके सामने नहीं कहना चाहती थी ताकि वो एम्बैरस ना हो। यहाँ पर मैंग को जब बातों बातों में पता चलता है कि जर्लिन से जिन का ब्रेकअप हो गया है, तो वो उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो, इतना सक्सेसफुल मैन तुमने अपने हाथों से कैसे निकाल दिया, तुम्हारी लाइफ कितनी पीसफुल हो जाती अगर तुम उससे शादी करके खुद को सेटल कर लेती। लेकिन जिन कहती है मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट हैं। और इतने में वहीं बैठे बैठे मैंग को उसकी सासू माँ की कॉल आती है जो उसे ठीक ठाक डांटती है और घर पर वापस बुला लेती है। अब थोड़ी देर बाद जिन देखती है तो उसी बिल्डिंग में कोई और आया हुआ था और वो था मैंग का हस्बैंड, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड यानी मिस्ट्रेस के साथ पहुंचा हुआ था। जिन जब भी उसे देखती थी तो उसका खून खौलने लगता था। उसे आज भी बहुत गुस्सा आता है। वो उसके इर्द गिर्द मंडला रही थी और इतने में उसे एक आइडिया आ जाता है। वो किसी तरह से कीपर के पास जाती है और उससे बहाने से उसकी गाड़ी की चाबी ले लेती है और उसमें जाकर कुछ गर्ल्स की चीजें रख देती है। यहाँ पर उससे मिलने के लिए ग्वांगशी भी आया हुआ था और जैसे ही वो पकड़ी जाने वाली थी तो उसी टाइम पर वो मैंग के हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट करता है और उससे थोड़ी देर लड़ाई करता है। और उसके बाद जब जिन ने अपना काम कर लिया था तो वो उसे वहाँ से निकलने देता है। अब वो गर्ल जैसे ही वहाँ पर लिपस्टिक और दूसरी चीज़ें देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। बाहर निकलती है, एक थप्पड़ लगाती है और उसके बाद जब वो उसका हाथ ब्लॉक करता है तो दूसरी गाल पर भी थप्पड़ दे मारती है। यिन और ग्वांगशी ये सब देखते हुए काफी इंजॉय कर रहे थे। यिन सोचती है कि इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट ये करके एक दफा मेरे दिल को सुकून जरूर मिला है। उधर घर पर यिन के डैड आजकल प्रैक्टिस कर रहे थे गोल्फ खेलने की, क्योंकि जर्लिन ने उनको कहा था कि किसी दिन मैं आपको गोल्फ क्लब पर लेकर जाऊंगा। वो सोचते हैं कि अगर मुझे खेलनी ना आई, इतनी अमीरों वाली गेम है, तो मेरी बेटी की एम्बेरसमेंट होगी। लेकिन साथ ही साथ वो हैरान थे कि 10 बज गए हैं और अभी तक जिन घर वापस ही नहीं लौटी। आंटी लान का कहना था कि देखें बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनको अपने साथ ऐसे बांध के मत रखें, अपनी लाइफ जीने दें। उधर ग्वांगशी जिन को अपने साथ एक सरप्राइज दिखाने के लिए लेकर जाता है। एक्चुअली वो एक जगह थी जहाँ पर पहले एक पार्क हुआ करता था, आजकल वो क्लोज्ड था, लेकिन यहाँ पर जिन और ग्वांगशी की बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। एक दिन जिन बहुत सैड थी क्योंकि उसके डैड ने उसे ट्रिप पर नहीं जाने दिया था उसके स्कूल फेलोज के साथ। तो उस दिन ग्वांगशी ने उसकी हेल्प करी थी, उसे चीयर अप कराने के लिए वो इसी पार्क में लेकर आया था। अब वो दोनों यहीं पर ही अपने बचपन को याद कर रहे थे कि एक कपल को देखते हैं जो कि किस कर रहा था। यहाँ पर ग्वांगशी जिन की आंखों पर हाथ रख देता है कि एक यंग गर्ल के लिए ये सब कुछ देखना अप्रोप्रिएट नहीं, लेकिन वो कहती है मैं अब इतनी भी छोटी नहीं। और फिर यहाँ पर वो दोनों वुल्फ वाली आवाजें निकालकर उस कपल को वहाँ से भगाने में भी कामयाब हो जाते हैं। और जिस तरह से वो दोनों डर के भागे थे उसे देखकर वो लोग काफी हंसते हैं। और फिर लेट नाइट जैसे ही जिन घर वापस लौटती है उसे लगा था कि डैड तो सो चुके होंगे, लेकिन डैड सामने खड़े थे। वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम जर्लिन के साथ गई थी, लेकिन वो बताती है कि वो तो बीजिंग वापस जा चुका। डैड बहुत क्यूरियस थे, बार बार उससे पूछते हैं कि क्या उसने शादी की कोई बात नहीं की, लेकिन जिन उनके सामने साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन डैड का कहना था कि तुम्हारी शादी की एज हो चुकी है, अगर कहो तो मैं जर्लिन से बात करता हूँ। लेकिन जिन उन्हें साफ मना कर देती है कि आप ऐसी कोई बात उससे नहीं करेंगे। एक्चुअली वो डैड से बहुत डरती थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे रिवील करे कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन आंटी लान ने समझ लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो आती है जिन के पास और उससे पूछने लगती है कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगी। जिन उनको बता देती है कि मेरा और जर्लिन का ब्रेकअप हो गया है।
सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मुझे बीजिंग लेकर जाना चाहता था, बल्कि और भी बहुत से इश्यूज थे जिन पर अब हमारी नहीं बनती थी। 2 साल पहले वो एक डिफरेंट इंसान था, लेकिन अब वो बहुत बदल चुका था। आंटी लान उससे कहती हैं कि अगर तुम्हारी खुशी इसी में ही है तो मैं तुम्हारे इस फैसले को सपोर्ट करती हूँ। और वो ये भी बोलती हैं कि तुम्हारे डैड की और मेरी विश यही है कि बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए ताकि हम लोग फ्री फील करें। यहाँ पर यिन एक बहाने से उनसे पूछती है कि आपके बेटे ग्वांगशी के लिए आपकी क्या विश है कि उसकी वाइफ कैसी हो। तो आंटी आगे से जो क्राइटेरिया रखती हैं वो लगता था कि जिन पर बिल्कुल भी पूरा उतरता ही नहीं है। जिन परेशान हो जाती है और उसे एकदम फीलिंग आने लगती है कि अगर आंटी को मेरे और ग्वांगशी के बारे में कुछ भी पता चला तो ना तो इस रिलेशनशिप के लिए आंटी मानेगी और ना ही डैड को ये अप्रूवल देंगे। वो सोचती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये ना हो कि मेरा फैमिली और घर का एनवायरनमेंट ही खराब हो जाए। अब नेक्स्ट डे से वो फैसला करती है कि अब से वो ग्वांगशी को थोड़ा इग्नोर करेगी और उससे फासला रखेगी। वो आज फिर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आया था। उससे पूछता है कि कल तो नहीं आज डिनर पर चलो, लेकिन वो इनकार कर देती है कि मुझे ज़्यादा काम है। अब यिन की यही रूटीन थी। ग्वांगशी अक्सर उसे मैसेज किया करता था, लेकिन वो उसे कोई रिप्लाई ही नहीं देती थी। उससे सिर्फ इतनी ही बात करती थी जितनी करनी चाहिए। ग्वांगशी भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और एक दिन वो उसके पीछे पीछे आया था कि छुट्टी के टाइम पर वो उससे बात करेगा। मिरर में उसने देख लिया था कि पीछे पीछे ग्वांगशी उसे तलाश करता हुआ आ रहा है, लेकिन वो उसी टाइम पर अपनी गाड़ी भगाकर ले जाती है। अब वो घर पहुंच गई थी और अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो डिनर कर रही होती है कि इतने में कोई घर पर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि ग्वांगशी ही था। वो उससे कितना बचती वो उसके घर भी आ सकता था। यहाँ पर वो सबकी कोई ना कोई फेवरेट फूड भी पैक करा के साथ लेकर आया था और इतने में खाना खाते हुए यिन की चॉपस्टिक्स गिर जाती हैं। वो उसकी उठाने में हेल्प करता है कि बदले में यिन उसे थैंक यू ब्रदर कह देती है। अब ये सुनते ही एकदम वो शॉक्ड रह जाता है कि पहले तो मुझे ये इस तरह से नहीं बुलाती थी, अब इसे क्या हो गया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यिन अपने ऑफिस में जाती है तो देख रही थी इधर उधर कि कहीं ग्वांगशी ना आ रहा हो, लेकिन वो नहीं था। लेकिन जैसे ही ऑफिस में एंटर होती है तो उसके सारे कोलीग्स कह रहे थे कि आपका एक कजन आया था, आपके लिए भी कॉफी देकर गया और हम सब के लिए भी, वो कितना स्वीट है। तो यिन को समझ आ गई थी ये इग्नोर करने के बाद भी जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और फिर जैसा कि हमें पता है कि मैंग यान पर चन का क्रश था, तो चन आज उसे देखता है तो कहता है कि क्यों ना हम सारे फ्रेंड्स मिलकर क्लब चलें। और वो उसके साथ तो ऑफ कोर्स जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ग्वांगशी को देखकर वो यस कर देती है। मैंग यान इतनी चालाक थी कि उसने कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि 2 गाड़ियों में इस तरह के ग्रुप्स बनाए थे कि चन के साथ बाकी गर्ल्स को भेज दिया था और खुद ग्वांगशी के साथ बैठी हुई थी। अब ग्वांगशी जब सिग्नल पर खड़ा हुआ था तो उसी टाइम पर उसके बाजू वाली गाड़ी यिन की थी और यिन उसे और मैंग को इकट्ठे देख लेती है। मैंग उससे जितना क्लोज होने की कोशिश कर रही थी ये देखकर यिन को काफी जेलस होता है। वेल उसके बाद ग्वांगशी और सारे फ्रेंड्स बार में पहुंच गए थे। वहां पर वो लोग पार्टी करते हैं और यहीं पर ही मैंग सबकी इकट्ठे एक ग्रुप सेल्फी लेती है और अपने स्टेटस पर लगा देती है। और यही स्टेटस थोड़ी देर बाद यिन ने देख लिया था और उसका मूड बहुत खराब होता है जब वो ग्वांगशी के बाजू में मैंग को देखती है। वो बड़े बड़े काम जो कोई और चीज नहीं कर पाती एक्चुअली जेलसी कर देती है। यहाँ पर उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो बातों बातों में जिरान से पूछती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक लड़के को किसी पर्सनल रीजन की वजह से थोड़ा सा इग्नोर किया था और अब लगता है कि वो किसी और लड़की के पीछे चलने लग गया है। तो वो आगे से कहने लगती है कि ऐसे लड़कों को एक्वामैन कहते हैं। वो एट अ टाइम बहुत सारी चॉइसेस रखते हैं, बड़ा सा जाल बिछाया होता है, अगर ये फिश नहीं तो वो सही, वो नहीं तो तीसरी सही। अब यिन को उसकी बात एकदम दिल को लग गई थी। उसके बाद वो बहुत सी बातें क्लियर करने के लिए डिनर खत्म करते ही सीधी जाती है ग्वांगशी के घर पर, लेकिन वो घर पे था ही नहीं। और आगे से चन कहता है कि आप उसे कॉल कर लें, मुझे तो नहीं पता वो कहाँ चला गया है। ये सुनते ही यिन को ख्याल आता है कि शायद वो मैंग के साथ कहीं चला गया हो, लेकिन बेचारा ग्वांगशी वो तो उसी के ही घर के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। काफी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद जब वो चला जाता है तो उसी टाइम पर यिन अपने घर की तरफ आती है और इस तरह से उनका आमना सामना भी नहीं हो पाया था। अब नेक्स्ट डे वीकेंड था, छुट्टी थी। सुबह ही सुबह ग्वांगशी बास्केटबॉल खेलने के लिए गया हुआ था। यहाँ पर बातों ही बातों में चैन से उसे पता चलता है कि कल रात को यिन उसके घर पर उसे तलाश करती हुई आई थी। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है और फौरन से दौड़ लगा देता है यिन की तरफ। यिन उस टाइम पर बहुत गुस्से में थी और उसकी दी हुई रेड अम्ब्रेला जो बार बार उसे ग्वांगशी की याद दिलाती थी वो उसे ट्रैश बिन में फेंक रही थी। इतने में ग्वांगशी पहुंच जाता है तो वो उसे छुपा लेती है। वो उससे बार बार पूछता है कि इतनी धूप निकली हुई है, तुम क्यों अम्ब्रेला उठाकर फिर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने सुना था वेदर फोरकास्ट में कि रेन आ सकती है। और इसके साथ साथ वो उसे बातों बातों में एक्वामैन भी कह देती है। ग्वांगशी भी उसकी सारी मीनिंगफुल बातें समझ चुका था। वो उससे कहता है कि अगर मेरी नज़र में कोई भी ब्यूटी है तो इस दुनिया में सुंदर तुमसे ज़्यादा और कोई भी नहीं लगती मुझे। और अगर बारिश होने वाली है तो मैं भी तुम्हारे छाते में ही छुपूंगा, मुझे भी जगा दो। जबरदस्ती उसे चिपक जाता है।
साथ ही साथ वो उसे ये भी क्लियर कर देता है कि एक्चुअली मैंग का और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, चन का उस पर क्रश है और मैं तो सिर्फ एक कवर हूँ, साथ साथ चलता रहता हूँ ताकि उसको ऑकवर्ड ना लगे। अब ये सुनने के बाद जिनकी कुछ तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी। अब जैसे ही वो लोग घर के करीब पहुंचते हैं तो यहाँ पर गुआंगशी कहता है, इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो, क्यों ना हम कहीं चलें, मूवी देखने के बारे में क्या ख्याल है। वो फौरन से मान जाती है। उसके बाद वो दोनों टाइटैनिक देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जब रोमांटिक सीन आता है तो गुआंगशी उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और ये सब करता हुआ वो इनको बहुत क्यूट लगता है। उसके बाद वो दोनों अपने फेवरेट नूडल्स खाते हैं, काफी इंजॉय करते हैं और मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उनकी फर्स्ट डेट है। अब उसके बाद एक स्केचेस ड्रॉ करने का पॉइंट आता है। वहाँ पर जिन के लिए वो एक स्केच ड्रॉ कर रहा था। वो उससे कहता है कि आज से पहले इतनी सुंदर मॉडल मुझे कभी भी नहीं मिली। जिन थोड़ी देर बाद जब आकर पेंटिंग देखती है तो एक्चुअली उसने पास बैठी हुई डॉग को ड्रॉ किया था। ये देखते ही जिन गुस्सा करने लगती है, लेकिन उसने नीचे एक और फोटो भी रखी हुई थी और वो था जिन के एनिमी वर्जन का स्केच, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जिन उसमें बहुत सारी खराबियां तो निकालती है, लेकिन फिर एज अ मेमोरी उसे अपने पास भी रख लेती है। एक्चुअली उसे ये फोटो दिल से बहुत प्यारी थी। उसके बाद वो दोनों एक टूरिस्ट बस पर जाते हैं, उस पर भी काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर आइसक्रीम खाते हुए अपने घर की तरफ वॉक करने लगते हैं। यहाँ पर गुजरते हुए बार बार गुआंगशी कोशिश कर रहा था कि उसका हाथ पकड़ ले हिम्मत करके, लेकिन कर नहीं पाता और इतने में ही उसका घर पहुँच जाता है। जिन कहती है कि आज कितना खूबसूरत दिन था, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हमने कितना कुछ किया। लेकिन गुआंगशी कहता है लेकिन अभी भी मेरी एक विश रह गई। वो विश उसे बताता तो नहीं है, लेकिन बाद में उसे देखकर पता चल जाता है कि ये विश थी कि काश वो उसका हाथ पकड़ सकता। अब वो दोनों रात को अपने अपने बेड में बैठे उन्हीं मोमेंट्स को याद कर रहे थे जो आज उन्होंने एंजॉय करे थे। एक्चुअली इसी बीच टूरिस्ट बस में एक दफा जिन सो गई थी तो गुआंगशी ने बहुत प्यार से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया था, लेकिन उस टाइम पर एक्चुअली जिन जाग रही थी और उसे पता चल गया था कि गुआंगशी उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।